इनिशियली कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी डेफिनेटली। एक तो ये कि अपना जो ये पेड कोर्स रहेगा, इसमें जैसे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से दी जा चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे कि एक तो मंथली बेसिस का प्रोग्राम है आपके लिए, जिसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्जेस हैं। और दूसरा आप एनुअल फी स्ट्रक्चर हमारे पास में अवेलेबल है, जो भी आपको आइडिया हो, जिसका जिसका मैक्सिमम 12,000 जाएगा पूरे कोर्स के लिए। तो आप इन दोनों में से जो भी ज्वाइन करना चाहो वो इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप में से कुछ तो हैं, जैसे जिन लोगों के लिए हमने एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसका नाम है GCRAS 2022, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी लगभग 10 to 12 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं। पर आज का ये डेमो क्लास के लिए भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो वेट कर रहे थे कि एक बार क्लास आ जाए, फिर उसके बाद में उस हिसाब से देखेंगे वो। तो ऐसे में ये चीज़ हमारी पहले ही बात हो चुकी थी कि हम जो मेन फोकस रखने वाले हैं शुरुआत में, वो रहेगा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। तो आज का जो डेमो क्लास है ना, उसमें तो हम फोकस करेंगे ज्योग्राफी पे, और ज्योग्राफी में भी मेनली हमारा जो एक टॉपिक है दैट इज डेजर्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों में हम कवर करेंगे। एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से बता दो कहीं ऑडियो वीडियो में कोई इशू आ रहा हो तो। सबके लिए ठीक है? कहीं पर कोई भी इशू आ रहा हो तो आप प्लीज बताइए, जिससे कि फिर बाद में कोई इशू ना आए अपने। साक्षी, विजय, इनकी तरफ से तो कमेंट आ गया कि सर एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें बाद में ऐड कर लेंगे। और जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो बाद में ज्वाइन करते रहना, आराम से बातचीत होती रहेगी, कम्युनिकेट मैं करता रहूँगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। देखो, हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का ज्योग्राफी। आज की जो डेमो क्लास है उसमें ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडिया, ये दो पोर्शन हम मेनली कवर करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान वाला जो पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है कवर यूट्यूब पे, तो वहाँ से हम हेल्प लेके राजस्थान वाला तो बाद में कवर करते रहेंगे। पर आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पोर्शन रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेजर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स के बारे में जानना। टॉपिक्स में अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर आप देख सकते हो प्री और मेंस दोनों में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक या मेजर लैंडफॉर्म्स, और यहाँ पर ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। बस डिफरेंस है कि यहाँ पर मेजर लैंडफॉर्म नाम दे दिया प्री में, और मेंस में अगर देखोगे तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स। टॉपिक्स की कॉमन है, माउंटेन्स यहाँ पर भी देख सकते हो, प्लेट्यूज कॉमन, प्लेन्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉमन। अब ये जो पोर्शन है डेजर्ट, ये है हमारा मेन टॉपिक। आज जो आपको मैंने सुबह एक लिंक शेयर किया था वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और उस वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में आपने नोटिस किया हो तो हमारा माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये पोर्शन थॉरोली कवर किया हुआ है, जिसमें आप मेंस को भी इजीली डील कर लोगे और प्रीलिम्स में तो कोई इशू आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अभी जो हमारा प्राइम टॉपिक है दैट इज डेजर्ट्स। और अब आपको करना क्या है, डेजर्ट तो जैसे जैसे हमारा पैरेलली चलता रहेगा, जहाँ तक 2 क्लासेस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। एक तो आज की, एक 21 को जो क्लास होगी, इसमें डेजर्ट वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। रहा माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, ये तीनों की लिंक मैं फिर से एक बार शेयर कर दूंगा टेलीग्राम का जो अपना प्राइवेट चैनल है GCRAS 2022 पे। तो ये वीडियोस आपको देख लेने हैं अच्छे से, और इनकी पीडीएफ्स भी मैं आपको अवेल करा दूंगा। कब, जैसे ही हमारा डेजर्ट वाला टॉपिक कवर हो जाए ना, तो उसके साथ साथ में आपके ये टॉपिक्स भी कवर हो जाने चाहिए। सही है ना? ये तरीका सही रहेगा, जिससे क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है, उसको यूज करते जाएंगे तो बहुत जल्दी कोर्स कवर हो पाएगा हमारा, ठीक है ना? ये सही रहेगी अप्रोच, क्योंकि जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी कवर्ड हैं, जिसकी वीडियोस आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो लोग भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको जितना भी कंटेंट अभी नोट्स के फॉर्म में अवेल कराया जा रहा है ना, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उसके बेसिस पे, तो वो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल की जाएगी। ओके, तो देखते हैं डेजर्ट्स वाले टॉपिक को। आज हमारा यही टॉपिक है। सबसे पहली चीज तो है डेजर्ट्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ऐसे एरियाज, देखो किसी भी ज्योग्राफी में एरिया और रीजन, ये 2 वर्ड्स आपको अलग अलग तरीके से यूज होते हुए दिखेंगे। अगर रीजन की अगर कहीं पे मेंशन किया जा रहा है ना, तो आप वहां पर टिपिकल ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करोगे कि वहां पर रेनफॉल कितना है,
इजीली आप देखोगे। फिर टेम्परेचर क्या चल रहा है वहाँ पर, विंड सर्कुलेशन क्या है, और साथ में वहाँ पर इन सब के इम्पैक्ट के बाद में वहाँ की वेजिटेशन कैसे डेवलप हो रखी है। तो इस केस में हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं वो डेजर्ट है। तो डेजर्ट किस एरिया को बोलते हैं? वो एरियाज जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम, यहाँ पर वर्ड है लिटिल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक वर्ड ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि वाटरफॉल, पानी का नीचे गिरना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में है तो आप उसको बोल देते हो रेन, अगर वही चीज वाटरफॉल अगर सॉलिड फॉर्म में हो जाए तो आप उसको बोल दोगे स्नो। ठीक है, तो इस तरीके से स्नो हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसी की वजह से आप यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे में लिटिल प्रेसिपिटेशन इसका मतलब यहाँ पर एनुअल रेनफॉल कितना रहेगा? 25 सेंटीमीटर से कम। और साथ में जब रेनफॉल इतना कम है तो सीधी सी बात है यहाँ पर रहने के लिए जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं होने वाली है। वो कंडीशंस कैसी होगी? हॉस्टाइल, क्योंकि वाटर वेरी लेस, और दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर देखें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। एक्सट्रीम का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम हॉट डेजर्ट्स की अगर बात करें तो हॉट डेजर्ट्स में टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर कोल्ड डेजर्ट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में प्रिवेल करता हुआ मिलेगा, जो कि दोनों ही सर्वाइवल के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। ओके, तो इस केस में तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये कि भाई जहां पर रेनफॉल है वो तो कम है ही, 25 सेंटीमीटर से कम एनुअली, और हॉस्टाइल कंडीशंस हैं, चाहे वो प्लांट्स के सर्वाइवल की बात करो या फिर आप यहाँ पर एनिमल लाइफ के सर्वाइवल की बात करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? डेजर्ट एक ऐसे रीजन हो गए, ऐसे एरियाज हो गए जहां पर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली, और इसी वजह से वहां पर जो कंडीशंस है वो इतनी हॉस्टाइल है कि कोई भी वहां पर सरवाइव करना चाहे तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल लाइफ। ओके, तो ये थी मेन डेफिनेशन। इसके आगे अब आपके सामने मैप आ गया है। मैप में हम देखेंगे कि वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन से हैं। इस मैप पे सीधा आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिल सकता है विदाउट एनी डाउट, या फिर मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जी आप ये बताओ वर्ल्ड के कोई 4 कोल्ड डेजर्ट्स बता दो और उनके साथ में उनके कंट्रीज के नेम भी बता दो। इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। प्रीलिम्स में ये आ सकता है कि एक तरफ तो डेजर्ट्स के नेम दे दिया और फिर बाद में कॉलम बना करके दूसरी तरफ एरिया का नाम दे दिया या कोई भी कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया और फिर बोल दे मैच द फॉलोइंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे बनता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देखोगे कि ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है ना, ये लैटिट्यूड्स ट्रॉपिक्स, इस वाले एरिया के आसपास में लोकेटेड जितने भी डेजर्ट्स होंगे वो तो आपको मिलेंगे हॉट डेजर्ट्स, क्योंकि यहां पर क्या है, सनलाइट थ्रू आउट ईयर मोर और लेस आपको सीधी मिलने वाली है, ये वाले एरियाज। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये तो इक्वेटर हो गई। ये ऊपर आप देखो ये एरिया, ये लाइन है, वैसे तो होनी तो यहां से चाहिए थी, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के हिसाब से देखें और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के हिसाब से देखें तो ये लाइन होनी चाहिए। खैर, इससे कोई इशू नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर ये बनता है कि यहां पर ये जो डेजर्ट्स हैं इनके नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से एरियाज में ये फैले हुए हैं। ठीक है, ये देखो मैंने वेबसाइट, आप इसको इग्नोर करके चलें क्योंकि डाउनलोड किया हुआ आपको पता है। खैर कोई नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से शुरू करते हैं, वेस्ट में आ जाओ आप, यूएसए या फिर नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन से अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका। अगर कोई इशू किसी को आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उस इशू को एड्रेस कर सकूं। तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ अगर देखो तो यहाँ पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट, यहाँ पर इस वाले एरिया में, ये पूरा एक डेजर्टिक एरिया है ना, ये एक सिंगल स्ट्रेच में है। इसके पीछे हम कंडीशंस को जानेंगे कि क्यों यहाँ पर डेजर्ट है वो डेवलप हुआ, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। खैर आप नाम जरूर देखो, एक तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट, एक मोहावे, जे को यहाँ पर एच बोला जाएगा, मोहावे डेजर्ट, इसी तरीके से सोनोरन डेजर्ट, और यहाँ पर शिहुआहुआ डेजर्ट। तो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज का आप अगर कहीं पर भी नाम आए तो हमारे सीधा दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये तो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में साउथ अमेरिका में अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो सिर्फ एक ये डेजर्ट है जो कि पूरी एक सिंगल स्ट्रेच है। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है एंडीज, इस वाले एरिया में, और उसी एंडीज के आसपास में ये लोकेटेड है पैरेलली, पूरा इस तरीके से लोकेट है एंडीज, अगर देखोगे ना इसी तरीके से पैरेलली। ठीक है,
इसके बारे में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना यूट्यूब पे, उसके जब आप वीडियोस देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि एंडीज का फॉर्मेशन कैसे हुआ और यहीं पर एंडीज क्यों मिलती है। यहाँ पर इस वाले एरिया में अगर माउंटेन रेंज देखोगे नॉर्थर्न अमेरिका में, तो वो मिलेगी आपको रॉकीज। ओके, तो ऐसे में खैर फिर से आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। वो था कि साउथ अमेरिका में इस वाले एरिया में ये जो डेजर्ट है, जहाँ पे कर्सर में रोटेट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पेरुवियन डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा कंट्री आ गया ऊपर, ये छोटा सा ये वाला कंट्री पेरू। ठीक है, पेरुवियन डेजर्ट इसी के नाम पे पड़ गया। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो इसी का एक्सटेंशन है, थोड़ा साउथ में चिली की तरफ आ जाओगे तो अटाकामा डेजर्ट। तो ये दोनों भी कहाँ पर लोकेटेड है, 30 डिग्री जो साउथ सदर्न लैटिट्यूड है उसी से जस्ट ऊपर और इक्वेटर के बीच में। तो ऐसे में इसको भी हॉट डेजर्ट ही हम बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इधर आप आओगे तो ये एक डेजर्ट एरिया है यहाँ पे पूरा, ये एक सिंगल स्ट्रेच में ही है। तो इसमें नामीबिया में जो डेजर्ट है उसका नाम तो नामिब डेजर्ट दे दिया। और ये जो कालाहल डेजर्ट है ये साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा फैला हुआ है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर जाम्बिया है, इन कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, अंगोला, जाम्बिया, इन कंट्रीज में यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। तो ये भी हॉट डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। इसके आगे अगर देखें, यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की अगर बात करें तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इसके अलावा गिब्सन, ये वाला एरिया है ये तो गिब्सन है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए तो वहां पर है सिम्पसन डेजर्ट। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया के। ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, इसमें कोई वो डाउट वाली चीज ही नहीं है। फिर आ जाओ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला डेजर्ट, यहाँ ये वाले डेजर्ट की बात करें जिसको हम बोलते हैं थार डेजर्ट। ओके, इसी तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यहाँ पर आ जाओ, ये वाला जो सर्कल जहाँ पे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो ये जो एरिया है इसमें हमारा फोकस है अभी ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर रहना। ठीक है ना, 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड से नीचे नीचे रहना है हमें। ठीक है, क्योंकि बाद में तो ऊपर जो है वो मिडिल लैटिट्यूड वाले जो डेजर्ट्स है वो आ जाएंगे। हमारा भी फोकस है हॉट लैटिट्यूड वाले, या फिर जहां पर सनलाइट आपको मोर और लेस थ्रू आउट ईयर अच्छी खासी मिले। तो इनमें आप डेजर्ट्स देख सकते हो। एक तो ये नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या नाम है इसका, रब अल खली। ये डेजर्ट अरेबियन पेनिनसुला में लोकेटेड है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, ये 4 नंबर का डेजर्ट या 3 नंबर का डेजर्ट अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 नंबर का है दास्त ए लुत और 3 नंबर का है दास्त ए काबीर। दोनों के दोनों डेजर्ट्स जो हैं वो ईरान इराक वाले एरिया में एक्सटेंडेड है, मेजरली ईरान, ये आप जरूर ध्यान रखोगे, मेजरली ईरान। ठीक है, इसके अलावा ये 2 नंबर का जो डेजर्ट है ये है सीरियन डेजर्ट, और सीरिया भी आपको पता है ये मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे और उसी कोस्ट पे लोकेटेड है और यहीं पर सीरियन डेजर्ट है। ओके, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे जहां पर हॉट वेदर है वो प्रिवेल करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जो डेजर्ट्स आपको दिख रहे हैं, जैसे एक तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो पेटागोनियन डेजर्ट, ये अर्जेंटीना चिली एरिया में फैला हुआ, मेनली अर्जेंटीना। ठीक है, ये कोल्ड वेदर या फिर आप कह सकते हो इनको कोल्ड डेजर्ट्स हैं। ठीक है ना, अभी इनके क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल हम केवल नोटिस कर लें इसको कि हाँ भाई कौन कौन से डेजर्ट्स किस किस कॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तो बाद में जब हम रिकॉल करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो इधर ऊपर की तरफ गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया और चाइना, ये है मंगोलिया यहाँ पे और नीचे इधर की तरफ है चाइना, इन दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की जो सॉइल है गोबी डेजर्ट की, उसका कलर एकदम येलो है, और वो येलो सॉइल है ना वो ही हवा के साथ जाकर के इधर आती है जापान सी में या ईस्ट चाइना सी में, और यहाँ पर सी का कलर हो जाता है येलो, और इसीलिए यहाँ पर इस वाले एरिया में जो सी है ना उस सी का नाम ही डाल दिया क्या, येलो सी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो नाम गोबी डेजर्ट, और ये तुर्किस्तान, यहाँ पे ये डेजर्ट है तुर्किस्तान वाला डेजर्ट एरिया। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो ये सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज हैं, जिनमें कंट्रीज के नाम अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है अगर आपने न्यूज़ कंटिन्यू फॉलो की है, जिनमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये कंट्रीज है, 4-5 कंट्रीज हैं। ठीक है, एक किर्गिस्तान, इन कंट्रीज में ये फैला हुआ है। ये अगर इस डेजर्ट की अगर बात करें जिसको हम बोलते हैं तुर्किस्तान डेजर्ट।
ओके, इसके अलावा ये देख सकते हो आप सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, ठीक है, ये नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया था, ये हॉट डेजर्ट ही है। ओके, तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स थे जिनको हमें नोटिस करना था मैप पे, तो वो तो देखो हमने यहाँ पे मैपिंग से देख लिया, और कोई अगर बच रहा हो तो आप नोटिस जरूर कर लेना। और एक टेबल है, जब मैं आपके साथ में पीडीएफ शेयर करूंगा इस डेजर्ट वाले चैप्टर की, जैसे हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली 21 को होगी अपनी, तो उस केस में जैसे ये क्लास हमारी होगी कंप्लीट और आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ठीक है ना। तो ऐसे में ये हो गया डेजर्ट्स का, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स और उनकी मैपिंग से पॉइंट ऑफ व्यू, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैप। अगर इसमें कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्लीज कमेंट कर दीजिए आप, मैं देख लूंगा। ओके, बाकी लोग भी बता दो। ओके, वेरी गुड। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का, जिससे कि फिर एक्नॉलेज हो जाए ना कि हाँ समझ में आ रहा है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपने आप को मोल्ड भी करूँ। चलिए ठीक है, कोई इश्यू नहीं आ रहा अभी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखो अब बात ये आ जाती है, जब डेजर्ट्स के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया तो सवाल ये बनता है कि कारण क्या होते हैं डेजर्ट्स के बनने के। तो देखो डेजर्ट्स बनने का जो प्रोसेस होता है ये एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ जी 10-15 सालों में ही डेजर्ट तैयार हो गए, क्योंकि आपको पता है ना कि अर्थ जो है दैट इज अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इतने सालों में अर्थ सरफेस तैयार हुई है, तो डेजर्ट्स को इनको बनने में भी करोड़ों साल लगते हैं, तब जाके डेजर्ट्स बनते हैं। ऐसा नहीं कि सालों सालों में कुछ, सेकंड सालों में कुछ हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डेजर्ट्स बनते हैं, जिनमें एक तो आ जाएगा विंड और दूसरा है वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर का तो हमने देख लिया ना कि जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल रिसीव होता है एन्युअली, वहां पर डेजर्ट कंडीशन प्रिवेल करेंगी। तो एक तो विंड का रोल हो गया, वाटर का हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको अब हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट आ जाती है विंड पैटर्न। जैसा कि हमने अभी मैप में देखा, क्या था लोकेशन, 15 to 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर, यहीं पर हमें ज्यादातर डेजर्ट्स लोकेटेड मिले। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखोगे। सीधा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, हाँ जी आप बताओ, नीचे दिए ऑप्शंस में से आप चूज करो कि कौन से लैटिट्यूड्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन रखते हैं डेजर्ट फॉर्मेशन में, सीधा क्वेश्चन बन गया। दूसरा, ये जो विंड पैटर्न है इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रेड विंड्स का है, जो कि ऑफशोर ब्लो करती हैं। अब ये ट्रेड विंड्स क्या होती है पहली चीज तो, और ये ऑफशोर कैसे जाती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये चीज हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। आप यहां पर देखो, ये अर्थ का आपके सामने पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है कि किस तरीके से अर्थ पे जो विंड सर्कुलेशन है वो चलता है, जिसमें आप इक्वेटर पे आप देख सकते हो, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा, अगर कहीं पर भी टेम्परेचर अगर आपको ज्यादा मिल रहा है ना, तो वहां पर एयर होगी लाइट। लाइट एयर की टेंडेंसी रहती है असेंड करने की, दैट मीन्स वो ऊपर उठेगी। और जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे कैसी कंडीशन प्रिवेल करेगी, लो प्रेशर बनेगा कि नहीं, और ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा उसके अगेंस्ट में, हाई प्रेशर। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हवाएं गर्म होगी, हॉट एयर्स की टेंडेंसी होती है कि वो राइज करेगी, असेंड करती हैं, मतलब ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठती हैं तो नीचे बन जाता है लो प्रेशर। तो देखो इक्वेटर पे तो यहाँ पे बनता है नीचे की तरफ लो प्रेशर, और जब ये हवाएं इक्वेटर से ऊपर उठ जाती है तो वहां पर ये जब आप एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर देखते हो तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो जो वेदर से रिलेटेड जो भी वेरिएशंस है ना वो आते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर वाले रीजन में ही ये सारे वेरिएशंस होते हैं, एयर सर्कुलेशन का सारा जो भी है। तो ये जब राइज होती है ना, हवाएं इक्वेटर से ऊपर उठती हैं, तो ये जाके टकराती हैं
ट्रोपोपाउस एक ऐसी लिमिट है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल को क्षोभ मंडल से सेपरेट करती है। दैट मीन्स इट्स अ लिमिट विच सेपरेट्स ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर। तो ऐसे में ये जो लिमिट है यहां पर ये हवाएं ऊपर टकराती हैं और टकरा करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो साउथ की तरफ घूम जाती है, एक नॉर्थ की तरफ घूम जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक इधर घूम गई और एक इधर जाके इधर घूम गई। ऐसे में यहां पर जो ग्राउंड लेवल है वहां पर तो लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अपर जो सर्कुलेशन है एयर का वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ओके, अब आगे देखो कि जब ये हवाएं साइड में रोटेट कर गई, मतलब एक हिस्सा जो है वो नॉर्थ में चला गया, एक हिस्सा साउथ में चला गया, तो ऐसे में यहां पर आपको कंडीशन मिलेगी ऐसी कि इधर से एक सर्कुलेशन आ रहा है एयर का और इधर से एक सर्कुलेशन आ रहा है एयर का। यहां पर आप देख सकते हो ये एरो, इस वाली एरो को और इधर से ये एरो, ये दोनों की दोनों कोलाइड करती है यहाँ पे, और कोलाइड करेगी तो ऊपर तो जाने से नहीं, क्योंकि ट्रोपोपाउस है जो कि लिमिट कर देता है एयर्स को और ऊपर जाने से। तो ऐसे में वो एयर्स क्या करेंगी, मजबूरन उन हवाओं को एक मैकेनिज्म बनेगा जिसके चलते वो नीचे की तरफ बैठेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे जो अपर एयर है, अपर मतलब जो कहते हैं ना अपर एयर सर्कुलेशन है, ट्रोपोपाउस है, वहां पर तो लो प्रेशर बनेगा क्योंकि हवाएं यहां से नीचे जा रही है और यहां पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर, जो कि यहां पर आप देख सकते हो। अब आप देखो जब ये हाई प्रेशर यहां पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हवाएं नीचे बैठ रही हैं। अब हवाएं नीचे बैठेगी तो अर्थ सरफेस अगर आ गया तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इधर डिवाइड होंगी कि नहीं हवाएं। तो ये जो हवाएं यहां पे टकरा रही है नीचे, इधर से यूं घूम के ऐसे और ऊपर से घूम के ऐसे, तो ये हवाएं टकरा करके इधर यूं टेंडेंसी रखेंगी। ये डायरेक्शन हो जाती है इन हवाओं की। इसका मतलब हाई प्रेशर तो यहाँ पे मेंटेन हो गया, अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर अभी, और यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। तो आपको पता है हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हवाएं क्या करती हैं कि इस डायरेक्शन को अचीव कर लेती हैं। और ये जो हवाएं जिसके अभी मैं शो कर रहा हूं, ये ही हवाएं होती है ट्रेड विंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड्स, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या शो हो रहा है यहाँ पर कि ये ट्रेड विंड्स की टेंडेंसी कैसी है, ये यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। इधर आप अगर देखो तो ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हवाएं ओरिजिनेट होती हैं, उस ओरिजिन की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन के बेसिस पे हवाओं को नाम दिया जाता है। तो ये ट्रेड विंड्स किस तरफ से ओरिजिनेट हो रही हैं, देखा जाए तो ईस्टर्न डायरेक्शन से, इसलिए इन ट्रेड विंड्स को क्या बोल दिया जाता है, इन ट्रेड विंड्स को बोल दिया जाता है ईस्टर्ली। एक सेकंड मैं एक बार चैट देख लो, आप में से कोई कमेंट कर रहा हो तो रेडी हूं मैं। ओके, नहीं कर रहा कोई भी। चलिए, तो ये जो हवाएं हैं ये ओरिजिन कहां से हो रही है, ईस्टर्न डायरेक्शन से। अब ईस्टर्न डायरेक्शन से अगर ओरिजिन हो रही है तो इन हवाओं का नाम हो जाता है ईस्टर्लीज। अगर यही हवाएं वेस्ट से ओरिजिनेट होती तो इनका नाम हो जाता है वेस्टर्लीज। तो ईस्टर्लीज का मतलब वो हवाएं जिनका ओरिजिन ईस्ट डायरेक्शन से हुआ है, ठीक है, और फिर वो जाएंगी वेस्ट की तरफ। ओके, और यही चीज आप इन ट्रेड विंड्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो मेन जो पॉइंट है वो आ रहा है कि ये हवाएं क्या है कि ऑफशोर जा रही है वेस्टर्न मार्जिन से। वेस्टर्न मार्जिन का मतलब ये आपका नॉर्थ अफ्रीका है। इस नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में यहां से हवाएं क्या जा रही है, दूर जा रही है कि नहीं, इसीलिए इन ट्रेड विंड्स के लिए क्या बोल दिया, ऑफशोर गोइंग ट्रेड विंड्स। यहां तक समझ में आया कि नहीं, आपको ये बताओ मुझे कि ये हवाएं जो हैं वो ऑफशोर मतलब यहां से दूर जाने की टेंडेंसी रख रही है। इधर से भी आप देखोगे तो दूर जाने की टेंडेंसी रख रही है। आ रहा है समझ में आपको, यहां तक बताइए। कमेंट कर सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं अभी। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या था, यहां पर आ जाते हैं फिर से। तो ट्रेड विंड्स हैं वो क्या कर रही हैं,
ऑफ शोर जा रही है, मतलब किनारे को छोड़ के दूर जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर क्या इक्वेशन आ जाती है एक तरीके से कि मॉइस्चर है वो बहुत कम बच जाती है वहां पर, क्योंकि हवाएं जो हैं वो लैंड टू ओशियन जा रही है। अब लैंड टू ओशियन अगर हवाएं जाएंगी तो लैंड पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ओशियन की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में कंडीशन कैसी हो जाएगी, ड्राई, और ये एक कारण बन जाता है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन का। तो ऐसे में जब कभी भी आप देखोगे तो ये जो ट्रेड विंड जहां पर भी लैंड टू ओशियन जा रही है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डेजर्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखें, एक सेकंड रुकिए, आप कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, मैं ज्वाइन करा लेता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे आप इस चीज की टेंशन ना लें, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यहीं पे इसी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। जैसे हम क्लास एंड करेंगे थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग प्रोसेस होकर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको वो लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहां पर हमारी बात क्या चल रही थी कि ये विंड्स हैं वो कहीं ना कहीं दूर जा रही है। अब यहां पर भी एग्जैक्टली वही प्रोसेस बताया जो मैंने आपको समझाया अभी कि इक्वेटोरियल विंड्स, इक्वेटर से जाने वाली जो विंड्स हैं, मैं यहां पे फिर से समझा देता हूं एक बार कि इक्वेटर से जाने वाली जो विंड्स हैं वो क्या करती है, ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है तो यहां पर हो गया लो प्रेशर, और फिर ये हवाएं ऊपर जाके फिर से आगे जाके लगभग ये 45 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स, नॉर्दर्न एंड सदर्न लैटिट्यूड 60 टू 45 टू 60 डिग्री पे यहाँ पे सबसाइड करेगी, दैट मीन्स नीचे बैठेगी, और नीचे बैठने पे यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर। तो हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डायरेक्शन रहती है ये वाली। और आप में से कोई बता सकता है मुझे कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं इनकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो इस तरीके से है और सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से है? कोई भी बता सकता है प्लीज? आराम से माइक खोल के बोल सकते हो, कोई भी एक जना पहले। चलो मैं बताता हूं, इसके पीछे वजह है कोरियोलिस फोर्स। एक फोर्स है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। इसमें क्या होता है, एक तरीके का वर्चुअल फोर्स होता है। वर्चुअल फोर्स में क्या कि आपको पता है अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अर्थ का रोटेशन ये होता है। अब यहां पर अर्थ के इस रोटेशन की वजह से हवाओं को डिफ्लेक्शन मिलता है, और वो डिफ्लेक्शन की टेंडेंसी कुछ ऐसी रहती है जिसमें ये आप समझो कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो और आपका फेस या तो पोल की तरफ है या इक्वेटर की तरफ है, तो उस केस में आपको ऐसा महसूस होगा, यू विल फील लाइक कि आपके पीछे से हवाएं धक्का मार रही हैं, और वो हवाओं की टेंडेंसी है कि आपको वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करें, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करें। तो ऐसी जो डिफ्लेक्शन है, ये जो महसूस होता है हमें, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो इस केस में क्या हो गया यहां पर कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो और आपका फेस, जैसे कि हम ट्रेड विंड्स की बात करें, तो ट्रेड विंड्स का फेस किस तरफ जा रहा है, इक्वेटर से, सॉरी पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है। अब पोल से इक्वेटर की तरफ अगर ट्रेड विंड जा रही है तो आपको क्या होगा, ये जो हवाएं हैं वो किस तरफ धकेलेंगी, राइट साइड में। तो इसीलिए डिफ्लेक्शन राइट साइड में चला गया, ओरिजिन से राइट साइड में। सिमिलरली अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में खड़े हो, आपका फेस या तो इक्वेटर की तरफ है या फिर पोल की तरफ है, तो उस टाइम पर आपका जो डिफ्लेक्शन का जो सेंस होगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, वो रहेगा लेफ्ट साइड में। चाहे फिर आप अगर आप यहां पर खड़े हो, इक्वेटर यहां है, पोल नीचे है, तो आपको वो जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपकी शिफ्टिंग होगी इस तरफ, और अगर आपका फेस इक्वेटर की तरफ है तो आपको फील होगा इस तरफ का धक्का। तो ऐसे में विंड डायरेक्शन भी यही चीज है। तो ऐसे में जो ट्रेड विंड्स है ना, वो इसीलिए क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो आपको यूं फील होगा जैसे कि वो बाहर की तरफ जा रही है। एक सेकंड, कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं ज्वाइन करा लूं।
एक तो जब भी क्लास टाइमिंग में बोलूँ ना तो आप वो टाइमिंग मिस ना करें, अगर आपको लाइव लेनी है तो, या फिर आप रिकॉर्डिंग का वेट कर लो, कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बाद में ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं। स्क्रीन एक बार शेयर कर लेते हैं तो फिर थोड़ा इशू रहता है। खैर कोई नहीं, फिर भी मैनेज करेंगे आप लोगों के साथ में, कोई इशू नहीं है। तो ये विंड पैटर्न जो है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो हवाएं हैं जहां पर हमने ये अभी देखा था, ये 1 सेकेंड, हाँ यहां पर हमने देखा था कि ये ट्रेड विंड्स है ना, ये देखो यहां पर ये ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स की टेंडेंसी रहती है ऑफ शोर जाना। दैट मीन्स यहां से जमीन से ये उठती है और इस तरफ जाएंगी, क्योंकि राइट साइड डिफ्लेक्शन देगा कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। एग्जैक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे तो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो, ये लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है ना। और अगर यहां पर हमारा फेस अगर पोल की तरफ करें तो आप देखो किस तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, ये वेस्टर्लीज का राइट डायरेक्शन में। इधर भी आप देख सकते हो लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपका लेफ्ट हो गया, ये इसी तरफ आपको ये शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगी। और ये डायरेक्शन किसकी वजह से डिसाइड हो रही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो हो क्या रहा है यहां पर, अल्टीमेटली ट्रेड विंड्स हैं वो ऑफ शोर मतलब किनारे से दूर भाग रही हैं। इसी वजह से जो भी मॉइस्चर अगर इस एरिया में कुछ था तो वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे में डेजर्टिक कंडीशन प्रिवेल करती है। तो ये हो गया हमारा विंड पैटर्न। तो विंड की वजह से, तो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो, यहां पर सहारा डेजर्ट का एग्जांपल है, जो कि इजीली यहां पर आप नोटिस कर सकते हो ये एरिया। अभी यहां से आप देख रहे हो ट्रेड विंड दूर जा रही है कि नहीं, मॉइस्चर जो है इस जमीन पे वो भी ले जा रही है अपने साथ में। तो इस केस में क्या हो गया, यहां पर सूखा पड़ता है, इसी वजह से यहां पर क्या हो गया, डेजर्ट आ गया। ओके, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो फैक्टर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट। अब देखो आपको ये चीज तो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो अच्छे से ध्यान दो। वो ये कि हवा जितनी गर्म होती है उतनी ही ज्यादा उसकी टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की, ठीक है। गर्म हवा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रखती है, जबकि ठंडी हवा जो है, कोल्ड एयर, उसकी टेंडेंसी मॉइस्चर को होल्ड करने की कम होती है। तो आप देखो जब पानी का एक बड़ा सा सैलाब जो कि ठंडा पानी है उसमें, वो अगर किसी एरिया के पास से निकलेगा तो वहां पर हवा कैसी होगी, कोल्ड ही हो जाएगी हवा भी। और हवा अगर ठंडी हो गई तो वहां पर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, लो। और हवा जब ठंडी हो जाएगी तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डाउन। तो टेंडेंसी ये रहेगी कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं डेजर्ट के फॉर्मेशन के। तो ऐसे में कोल्ड एयर ये क्या करेगी, हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल कराएगी। जैसे मैंने बताया था अभी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हॉट अगर कंडीशंस है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लो प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करेगी। जिसके पीछे कारण क्या है कि एयर है वो गर्म होकर के असेंड करती है, ऊपर उठती है। जबकि जस्ट ऑपोजिट अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो वहां पर हवा ठंडी होकर के नीचे बैठेगी, डिसेंड करेगी। और डिसेंड जहां पे करेगी तो नीचे की तरफ कैसा कंडीशन बनेगी, यहां पर हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर कंडीशन जब बनती है ना तो रेनफॉल के चांसेस नहीं होते, क्योंकि रेनफॉल अगर आपको करवाना है ना तो हवाएं ऊपर उठनी चाहिए। हवाओं में जिनमें मॉइस्चर है वो हवाएं ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे, कंडेंसेशन होगा और फिर बाद में रेनफॉल होगा। अब यहां पर तो उल्टा काम हो रहा है, क्योंकि हवा क्या है, ठंडी ठंडी हवा है, तो वो नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो लो हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया तो फिर क्लाउड फॉर्मेशन तो भूल ही जाओ। सर्दियों में हमारे क्यों नहीं होता भाई रेनफॉल, क्योंकि हवाएं ठंडी होती हैं, वो नीचे बैठती हैं, इसीलिए तो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर कंडीशन प्रिवेल करती है, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं बनाती है रेनफॉल के लिए। रिजल्ट होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ ड्राइनेस, सूखा जबरदस्त पड़ता है उस एरिया में। जैसे कि बेंगुएला करंट, अभी ये मैप पे हम देखेंगे, जिसकी वजह से नामिब जो डेजर्ट है उसका फॉर्मेशन। अब देखो पहले हम ये जो करंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि आपको ये डेजर्ट वाला एरिया अच्छे से जो टॉपिक अब आपका पूरा कवर हो जाएगा। यहां पर आप देखो मैप, ये जो जितनी भी रेड कलर में दिखाई गई है ना, ये तो देखो हॉट वाटर है। हॉट वाटर का मतलब हो गया इक्वेटर से लेकर के ये पोलर साइड में जाने की टेंडेंसी रखेंगी। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, ये देखो ये अलास्का करंट है, ये नॉर्वेजियन करंट है, या ब्राजीलियन करंट देख सकते हो मोजाम्बिक वाले एरिया में। ये जो करंट्स हैं, ये जो रेड कलर में शो है, ये तो देखो सीधी सी बात है इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, इक्वेटर से पोल की तरफ, तो इनको बोल देते हैं हॉट करंट।
ठीक है, वार्म वाटर करंट या हॉट वाटर करंट बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो पोल वाले रीजन से इक्वेटर की तरफ जा रही है पानी की जो करंट, पानी जो मूव कर रहा है, उसको बोलेंगे हम कोल्ड वाटर करंट। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये रही बेंगुएला करंट। अब ये बेंगुएला करंट कैसी है, ब्लू, पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है तो यहां पर हवाएं कैसी बनेगी, ठंडी, और ठंडी हवा हो गई तो इसका मतलब हवाओं की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर से नीचे बैठने की, डिसेंड करने की, सबसाइड करने की। अब जब हवाएं नीचे बैठेगी तो क्लाउड फॉर्मेशन का कोई स्कोप नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन कहां से होगा जी, रेनफॉल कहां से होगा। अब जब रेनफॉल नहीं है तो यहां पर डेजर्ट बनेगा कि नहीं, सिंपल सी बात है। सिमिलरली यहां पर आप देखो ये कोल्ड वाटर करंट है, एक और कैनरी, ये भी क्या कर रही है, नॉर्दर्न पोल की तरफ से इक्वेटर की तरफ मूव कर रही है, तो इस वजह से यहां पर क्या है, ड्राई कंडीशंस प्रिवेल करेंगी, दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ सहारा डेजर्ट, ये भी एक कारण है। तो ट्रेड विंड तो करेगी ही, ऑफशोर जाने की टेंडेंसी, दूर जाने की इस तरीके से टेंडेंसी रखती है ट्रेड विंड, तो साथ साथ में ये जो कोल्ड वाटर करंट्स है ना, इनका भी बहुत बड़ा रोल है डेजर्ट फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आगे नेक्स्ट कॉज है दैट इज रेन शेडो। ये मैप आप जरूर देख लोगे, ये आपके सामने जो स्क्रीन पे मैप है ये आप अच्छे से जरूर देखोगे, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, रट लेना इनको, ठीक है ना। और बाकी इससे संबंधित एक वीडियो हो सका तो मैं आपको एडिशनली वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पर मेन जो हमारा कंटेक्स्ट है वो ये समझना कि भाई ये हवाओं का या फिर ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ओशियंस में करंट के फॉर्म में, उसका क्या असर पड़ रहा है डेजर्ट फॉर्मेशन में, ठीक है। इसके अलावा आप चलो लगे हाथ ये भी देख लो, ये पेरुवियन करंट है जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी देख लो सदर्न पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो यहां पर हमने देखा था ना कौन सा डेजर्ट है, अट्टाकामा डेजर्ट देखा था, पेरुवियन डेजर्ट देखा था। वर्ल्ड का मोस्ट ड्राई, मतलब द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, अट्टाकामा डेजर्ट वहीं यहीं पे लोकेटेड है, पेरुवियन करंट के पास में ही, ठीक है ना। तो ये भी एक आप क्लियर कर सकते हो। इधर ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स भी हमने देखे थे, वो भी देखो यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्टल रीजन में अगर देखो तो ये ऑस्ट्रेलियन सॉरी ये कोल्ड वाटर करंट जा रही है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसका असर आ रहा है। तो सीधी चीज क्या क्लियर हो रही है कि भाई जहां जहां पर भी कोल्ड वाटर करंट प्रेजेंट है उनका भी असर डेजर्ट फॉर्मेशन पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट आ जाता है रेन शेडो इफेक्ट। भाई सीधी सी बात है कि हवाएं हैं वो इवेपोरेट होकर, यहां से पानी गर्म हुआ सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हुआ, और टेंडेंसी क्या रहती है गर्म हवा की ऊपर उठने की, और ऊपर उठेगी हवाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठते उठते क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन, और वो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर रेनफॉल। अब ये जो कंडेंसेशन जो हो रहा है ये 2-3 तरीकों से हो सकता है। एक सेकंड में कोई रिक्वेस्ट देख लूं अगर कोई होल्ड पे हो तो, 1 सेकंड। चलिए ओके, हाँ तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया पानी का। अब ये वार्म मॉइस्ट एयर, क्योंकि हवा क्या है गर्म है, क्योंकि यहां से सनलाइट मिल रही है तभी तो इवेपोरेशन हुआ पानी का। अब वो हवा उठेगी और माउंटेन रीजन में जब जैसे ही आएगी तो माउंटेनस स्लोप क्या करेंगे, उस हवा को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप ऊपर उठो, क्योंकि हवाएं गर्म है भाई, एनर्जी है तो ऊपर भी उठेंगी। तो ऊपर उठ गई और यहां पर जैसे ही ऊपर उठेगी तो एक लिमिट तक जाने के बाद में वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, रेनफॉल हो गया। ये तो देखो सीधी सी बात है, रेनफॉल जहां पर रिसीव होता है उस साइड को तो माउंटेन की को बोलते हैं विंडवर्ड साइड, जहां हवाएं टकरा रही हैं। जबकि ये हवाएं अब यहां पे रेनफॉल करने के बाद में जब क्रॉस करेंगी तो जैसे ही अब नीचे जाएंगी तो आपको पता है नीचे तो क्या है, गर्मी है तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज। टेम्परेचर अगर राइज हो गया तो सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था कि जब हवाएं गर्म होती हैं तो उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो अब पहली चीज तो रेनफॉल यहां पे कर दिया तो मॉइस्चर की कमी आएगी इस तरफ,
दूसरी चीज, अब ये हवाएं नीचे की तरफ जाएंगी स्लोप के सहारे सहारे, तो ऐसे में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब अब यहां पर रेनफॉल नहीं होगा। तो ये हवाएं किस तरीके का ट्रेंड लेके आएंगी, या तो हवाएं सूखी है या फिर गर्म है, इस वजह से वहां पर कंडेंसेशन नहीं होता। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जब वेपर को ठंडी सरफेस मिल जाती है तो वो पानी में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर अब लिक्विड जो था ऊपर, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से वेपर में, गैसियस फॉर्म में। अब क्या होगा, यहां पर रेनफॉल होगा ही नहीं। तो ऐसे में यहां पर किस तरह की कंडीशन बन गई, डेजर्ट बन गए कि नहीं, क्योंकि इधर रेनफॉल अच्छा है तो इधर आपको अच्छा खासा वेजिटेशन भी मिलेगा, और इधर आप देखोगे तो वेजिटेशन की कमी आएगी। तो ये एरिया क्या है, रेन शेडो एरिया। इस तरीके के एरियाज में आपको माउंटेन्स के जस्ट लीवर्ड साइड, मतलब जहां पे रेन शेडो एरिया उसी को लीवर्ड साइड बोलते हैं, वहां पर बरसात कम गिरेगी, प्रेसिपिटेशन कम होगा, रिजल्ट क्या होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अरावली डेजर्ट। अगर आप राजस्थान का मैप देखो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जिस तरीके से अरावली फैली हुई है, ये डायरेक्शन है अरावली की, अगर हम नोटिस करें तो हमारे यहां पर रेनफॉल आता है इस तरफ से, ठीक है, साउथ ईस्टर्न मॉनसूनल रीजन से, मतलब मॉनसून की जो हवाएं आती हैं। और यहां पर क्या है, अरावली का शेडो बन गया, तो इधर तो रेनफॉल अच्छा खासा है और यहां पर रेनफॉल कुछ मिलता नहीं है। रिजल्ट क्या रह गया, थार डेजर्ट बन गया कि नहीं। तो ऐसे में जो लीवर्ड साइड में भी है वो डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू सैंडी प्रॉपर्टी। देखो जब कभी भी हम देखते हैं तो हाई टेम्परेचर जब प्रिवेल करेगा तो सैंड अगर वहां पर अवेलेबल है, सैंड का मतलब हो गया कि आप मान के चलो कि मिट्टी का जो दाना है, ग्रेन ऑफ सॉइल, उसका डायमीटर 0.2 mm के लगभग है। मतलब सॉइल के कैटेगरी में जो हम डालते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, तीन में, तो इनमें सबसे मोटा दाना ही सैंड का होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बजरी भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि बजरी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो ऐसे में ज्यादा लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, कारण कि जब दिन में सनलाइट अच्छी खासी है तब तो देखो टेम्परेचर बढ़िया रहता है, और रात होते ही वो ही ठंडा हो जाता है। कभी अगर आप जैसलमेर, बीकानेर इस तरफ गए हो तो आपने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि रात को तो इतनी जबरदस्त ठंड पड़ती है और दिन में रहती है बिल्कुल ठंड। तो इस केस में क्या हो जाता है वहां पर कि सैंड की वजह से ही ये चीज वहां पर कंडीशन बनती है। दूसरा, जब टेम्परेचर वेरिएशन इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि दिन में ज्यादा टेम्परेचर, रात को बिल्कुल लो टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि कंटिन्यूअसली लो प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता, क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा तभी लो प्रेशर बनेगा। अब टेम्परेचर हाई कंटिन्यू बन नहीं पा रहा है तो लो प्रेशर भी नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है, वहां पर लो प्रेशर जो कंडीशन है वो बन नहीं पा रही है, हाई प्रेशर कंडीशन ज्यादा प्रिवेल कर जाती है। तो उस केस में क्या हो जाता है, रेनफॉल बहुत कम। ऐसे में क्या हो गया, डेजर्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक और कारण था, ये हमने समझ ही लिया डायग्राम। फिर आ जाता है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से डेजर्ट जो है वो बनते हैं, वो है वेजिटेशन। भाई सीधी सी बात है कि अगर रेनफॉल अच्छा नहीं है तो वेजिटेशन कैसे सरवाइव करेगा, और कहीं पे अगर रेनफॉल नहीं है, वेजिटेशन उसकी वजह से कम है, तो सीधी सी बात है कि जो वहां पर जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, या जो अर्थ सरफेस पे जो भी कंटेंट पड़ा है, वो सीधा सनलाइट, वाटर, विंड, इनके लिए कैसा रहेगा, एक्सपोज्ड। इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं है वहां पर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो टूटेंगी, क्रैक होगा उसका, और जो सॉइल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक तरीके सॉइल क्या, रॉक्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है फिर किस में, वेदर्ड प्रोसेस के थ्रू, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे में फिर वहां पर इरोजन होने लग जाता है, और उसी के चलते इरोजन जब मिट्टी का होने लग जाता है तो वो एरिया अपने आप ही डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में वेजिटेशन की कमी भी एक कारण है कहीं पर भी डेजर्ट अगर फॉर्म हो रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, जिसमें हम ह्यूमन मेड कारण क्या क्या हैं वो जानते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन, वेजिटेशन वाला फैक्टर अगर आपके क्लियर है तो डिफॉरेस्टेशन, तो जंगलों को काटा जाएगा तो उसका भी फिर सीधा हमें असर देखने को मिलेगा। इसके आगे अगर हम देखें तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका भी क्या है
कि जहां पर हमें फर्टिलाइजर जिस फसल को बोने के लिए करना है वहां पर तो देखो हमें कुछ रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी केमिकल का यूज करना भी, क्लाइमेट चेंज। अब आप देख लो, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि फरवरी 28 को क्या मौसम था और आज 19 मार्च ही हुआ है, कितनी जबरदस्त गर्मी हो गई है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट करती है डेजर्ट के फॉर्मेशन को। बाकी फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, पोल्यूशन लगातार हो ही रहा है, इसकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन पैटर्न मतलब रेनफॉल पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपको पता है बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉट्स हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फ्लड्स हैं। तो ये चीजें क्या शो करती हैं कि भाई ह्यूमन मेड जो रीजन्स हैं या फिर जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है डेजर्ट्स के फॉर्मेशन में। तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस डिस्कस किया है ना, इस प्रोसेस को आप एक अम्ब्रेला टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक का पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेजर्ट। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि भाई कहां पर जो डेजर्ट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, जिनमें हमने एक तो हॉट डेजर्ट बोला, एक कोल्ड डेजर्ट बोला। ठीक है, तो ऐसे में डेजर्ट वो रीजन्स हैं जहां पर प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन में इवेपोरेशन ज्यादा है, मतलब पानी गिरता तो कम है पर उड़ता ज्यादा है। इस तरीके के एरियाज को डेवलपमेंट में इस तरीके के एरियाज डेवलप हो जाते हैं डेजर्ट के फॉर्म में। तो ऐसे में दो तरीके के डेजर्ट हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका तो हॉट डेजर्ट और दूसरा तरीका तो यहां पर आ जाता है टेम्परेट डेजर्ट या फिर मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अगर अर्थ का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके से ये हो गई इक्वेटर। ठीक है, और इक्वेटर में यहां पर अगर आप इनको 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ इस तरीके से डिवाइड करो तो यहाँ तो ये वाला एरिया तो हो जाता है ट्रॉपिकल। 30 to 60 तक अगर आप नॉर्थ में जाते हो, सिमिलरली 30 to 60 अगर आप साउथ में जाते हो तो ये एरिया जो आ गया इधर, ये एरिया इसको बोल दोगे सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल पार्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उस एरिया को टेम्परेट भी बोला जाता है और टेम्परेट में इक्वेटर की तरफ जो पार्ट है उसको तो वार्म टेम्परेट बोल दिया जाएगा और जो पार्ट है पोल की तरफ उसको कूल टेम्परेट बोल दिया जाएगा। तो ये मिड लैटिट्यूड मतलब 30 से 60 के बीच के आसपास में जो डेजर्ट्स प्रिवेल कर रहे हैं, जो मिलते हैं हमें, उनको मिड लैटिट्यूड टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डेजर्ट कुछ भी नाम अगर दे दे तो वो मान लेना आप। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट का एग्जांपल तो आपने अभी देखा ही था, सहारा वाला हमने अच्छे से समझा। और मिड लैटिट्यूड की अगर बात करें तो उसका बेस्ट एग्जांपल मंगोलिया चाइना वाला जो गोबी डेजर्ट है वो। तो ऐसे में एक एक डेजर्ट को अगर समझे तो सबसे पहला आता है हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में आप यहां पर देख सकते हो कि ऑफशोर ट्रेड विंड्स जा रही थी, हमने देख लिया था ऑफशोर ट्रेड विंड, उसकी वजह से ये बन जाते हैं। ठीक है ना, ट्रेड विंड्स का पूरा समझा ही था, वही कारण यहां पे रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड के, वो मेनली वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। वेस्टर्न कोस्ट पे क्यों लोकेटेड है भाई, सीधी सी बात है, ये कॉन्टिनेंट है। यहां पर अगर ट्रेड विंड्स की बात करें तो या तो वो ट्रेड विंड इस तरफ जा रही है अगर नॉर्थ में है तो, और साउथ में है तो इस तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न एरिया को छोड़ते हुए ट्रेड विंड बाहर निकल रही है। इसका मतलब लैंड से ओशियन की तरफ हवाएं हैं वो चल रही है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहां पर मॉइस्चर में कमी, और मॉइस्चर में कमी होगी तो भाई डेजर्ट तो बनेगा। तो ये चीज यहां पे आपकी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें देखें तो आप देख सकते हो इसमें बड़े बड़े जो डेजर्ट्स हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट। ये क्या शो कर रहा है यहां पर, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, सहारा डेजर्ट ये हमने अभी देखा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसका एरिया आप यहां पर देख सकते हो लगभग 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर माइल्स। ठीक है, वन सेकेंड, एक सेकेंड, इसको बंद कर दूं मैं। ओके डन। तो ये चीज हो गई हमारी। इसके आगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में जो था। अरेबियन डेजर्ट जो अरेबियन पेनिनसुला में था, ये आप मैपिंग जरूर देखोगे, जो मैप मैं अभी समझा चुका हूं आपको,
वो आप जरूर देखोगे। जैसे हमारा ये टॉपिक कवर होगा आपको पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। ईरानियन डेजर्ट, ठीक है, जिसमें वो दास्त करके वो 2 डेजर्ट थे वो देखे, थार डेजर्ट, कालाहार डेजर्ट, नामिब डेजर्ट, ये सब हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये याद रखने हैं अपने को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि भाई नीचे दिए हुए जो डेजर्ट्स के नेम हैं उनमें से आप ये बताओ कि कौन सा डेजर्ट हॉट है, कौन सा कोल्ड है, या कूल डेजर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैक्सिको और यूएसए वाले एरिया में जो डेजर्ट्स थे जिनके नाम अलग अलग है तो वो एक ही नॉर्दर्न अमेरिका का कॉमन डेजर्ट, पर नाम उनके क्या क्या दे रखे हैं, मोहावे, सोनोरन, कैलिफोर्नियन डेजर्ट, मैक्सिकन डेजर्ट, और वो मैप में जो नाम थे वो और देख लिए थे हमने। तो ऐसे में ये नाम आप जरूर याद रखोगे भाई, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। साउथ अमेरिका में जो अटाकामा डेजर्ट देखा था एंडीज माउंटेन रेंज वाले आसपास में, वो भी क्या है, रेन शेडो की वजह से वो बन रहा है। एक बार अगर उस मैप को हम रिवाइज करें तो आप देखोगे, एक सेकंड देखें, वहीं पे चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। हाँ, ये आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पेरुवियन डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे एंडीज का रेन शेडो एरिया आ जाता है, ठीक है। इधर से अगर रेनफॉल कुछ होता भी है ना, तो ये वेस्टर्न साइड है, वहां पर तो रेनफॉल हो गया, पर ईस्टर्न साइड में जहां पर ये डेजर्ट बन रहा है वहां पर रेनफॉल होता नहीं है। और ये जो अटाकामा डेजर्ट है ना, वर्ल्ड का सबसे मतलब द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड ये है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो डेजर्ट है वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एरिया जहाँ पे हम बात कर चुके हैं। इसके आगे अगर देखें, आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच गए थे, यस, ओके। तो एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखोगे, और आप देख लो अटाकामा में तो रेनफॉल कितना कम है, 2 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है एनुअली। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि वाकई में हाल तो खराब ही है वहां के, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बेशक, पर हो जाएगा, आज का आधा टॉपिक अपना कवर हो जाएगा, क्योंकि जल्दी करना है तो देखो क्लासेस तो लंबी लेनी पड़ेगी, सिलेबस भी पूरा कवर करना है, तो ऐसे में डरना नहीं है, ओके। तो टेम्परेट डेजर्ट्स जो हैं ये भी रेनलेस होते हैं। अब यहाँ पर बरसात की कमी का कारण क्या है, एक तो कारण हो सकता है रेन शेडो वाला इफेक्ट, जो मैंने समझा दिया आपको कि माउंटेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, रेन बियरिंग जो हवाएं हैं या फिर मॉइस्चर होल्डिंग जो हवाएं हैं वो इधर से आ रही हैं, बट रेनफॉल इधर क्या है, कम है, तो इस तरफ डेजर्ट वाली कंडीशन बन जाएगी। या फिर एक कारण हो सकता है कॉन्टिनेंटलिटी, इसका मतलब कि एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल एशिया जैसा कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर जो तुर्किस्तान और ये गोबी डेजर्ट हमने देखे, तो ये कौन से एरिया में लोकेटेड है, बिल्कुल सेंट्रल एरियाज में, जहां पर अगर हवाएं अपने साथ में मॉइस्चर लेकर के आए भी ना तो रेनफॉल कर ही नहीं पाए, उनके पास में मॉइस्चर पहले ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे में इस वजह से यहाँ पर डेजर्ट एरिया तैयार हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटलिटी और रेन शेडो इफेक्ट, ये 2 वजह, जिसका एग्जाम्पल एक तो गोबी डेजर्ट है जो कि कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से बना है, एक पैटागोनियन अर्जेंटीना वाला है, वहां पर रेन शेडो इफेक्ट है। सीधी सी बात है, वही एंडीज अगेन, और यहाँ पर नीचे की तरफ अर्जेंटीना में ये डेजर्ट बना हुआ है जिसको हम पैटागोनियन डेजर्ट बोलते हैं। अब ये देखो मिड लैटिट्यूडनल जो भी डेजर्ट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो प्लेट्यू एरियाज में मिलते हैं और जिनका डिस्टेंस सी से बहुत ज्यादा है। जैसे हम खुद देखें तो लद्दाख भी एक डेजर्ट एरिया ही है, क्योंकि वहां पर रेनफॉल तो ज्यादा है नहीं, तो इस केस में वहां पर क्या इश्यू रहता है, डेजर्ट है पूरा का पूरा, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, बैरन आइलैंड है, मतलब बैरन लैंड्स है, काम में वहां पर वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, जो कि प्लेट्यू रीजन में लोकेटेड है। इसके अलावा कुछ सेंट्रल एशियन, अगर मैं उनकी बात करें डेजर्ट्स की, जिनमें आप देख सकते हो किजिलकुम हो गया, तुर्किस्तान हो गया, या फिर तुकलिमाकन, गोबी डेजर्ट, ये सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, ये सेंट्रल एशियन है मैप, ये डेजर्ट, ये ध्यान रखोगे। इसके अलावा आप देख सकते हो ग्रेट बेसिन डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, वही जो आप देख रहे थे ना नॉर्दर्न अमेरिका वाला जो डेजर्ट था, उसी का नॉर्दर्न एक्सटेंशन, जो कि 30 से 30 to 60 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के बीच में आता है, ठीक है ना, वो हो जाता है आपका क्या, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। इसके अलावा पैटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना का, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के हो गए, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, ओके। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्लाइमेट है एक तो बचा हुआ, बस ये क्लाइमेट देख लेते हैं, फिर ये अपना क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो आप यहाँ पर देखो डेजर्ट रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से एनुअली,
कम। अटाकामा डेजर्ट सबसे ज्यादा ड्राई प्लेस है अर्थ पे अगर हम देखें तो, जहां पर 2 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल हमने देखी थी एनुअली। यहां पर अगर डेजर्ट एरिया की बात करें तो रेनफॉल कैसा होता है, वायलेंट थंडर स्टॉर्म, दैट मीन्स बिजलियां कड़कती हैं जबरदस्त और फिर जबरदस्त बारिश आती है। और बारिश का कारण क्या होता है, कन्वेक्शनल टाइप। कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल में क्या होता है, एक सेकंड रुकिए, कन्वेक्शनल टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हवा है वो क्या करेगी, गर्म होती है, और गर्म होने के बाद में हवा की टेंडेंसी ऊपर उठने की होती है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हवाएं भी बहुत स्पीड से ऊपर उठती है, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्शन, ठीक है। और ऊपर जाकर के फॉर्मेशन हो जाती है क्लाउड की, और फिर वो अचानक से रेनफॉल करते हैं। तो ऐसे में आपको अगर ध्यान हो तो 2006 में राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में जो थार डेजर्ट है, यहां पर भी जबरदस्त रेनफॉल मिला था, फ्लड्स आई थी 2006 में, ठीक है। तो ये अचानक से क्लाउड बर्स्ट टाइप सिचुएशन बन जाती है, ठीक है ना। और ये इस तरीके की जो रेनफॉल होती है जिसकी वजह से फ्लड्स आती है, जिसको हम बोल देते हैं फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। तो ये आज की हमारी मेन क्लास थी, जिसमें हमें मेन जो चीज़ें देखनी थी वो हमने कवर कर ली है। कोई डाउट हो तो आप मुझे जो व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर आपको दे रखे हैं 735757600854, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो। आज की ये डेमो क्लास ज्योग्राफी की थी, कल की डेमो क्लास हमारी रहेगी इकोनॉमी की। तो ऐसे में डेमो क्लास के बाद में उन्हीं स्टूडेंट्स को कंटिन्यू किया जाएगा जो 1000 रुपीज जो है वो पे कर देंगे। जिनमें से जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी 200 रजिस्ट्रेशन के दे रखे हैं, वो जिनसे मेरी जितनी बात हो रखी है, वो बचा हुआ जो डिफरेंस है, अगर मंथली प्लान लेना चाहे तो उस हिसाब से करें, और अगर आप एनुअल प्लान लेना चाहो तो आपको 10 to 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पर मैं अभी रिकमेंड करूंगा आप मंथली प्लान पे स्टिक रहो, ज़्यादा ठीक रहेगा। एनुअल प्लान बाद में चाहे आप सब्सक्राइब कर लेना। तो 200 रुपीज़ आपने दे रखे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। दैट मीन्स आप कल का जो हमारा जो डेमो क्लास है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहेगा, नो डाउट, ठीक है। पर उसके बाद में 21 से जो रेगुलर क्लासेज हैं वो उन्हीं की रहेंगी जिनका टोटल अमाउंट 1000 रुपीज पेड हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्लासेस में अगर कोई डाउट हो तो वो बोलो, पहली चीज तो पढ़ाने का तरीका अगर ठीक नहीं लगा हो तो आप वो बोल सकते हो, और अप्रोच जो है उसको अगर इम्प्रूव करना है तो आप सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पता है कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ऑफलाइन क्लासेस भी मैं लेता हूँ, पर अभी अपने इंस्टीट्यूशन की तो मैं अभी ऑनलाइन ही करूँगा। तो समझ में आ गया होगा मोटा मोटा कि भाई 21 तारीख से पहले 1000 रुपये जमा कराने हैं, तब जाकर के 21 मार्च से 20 अप्रैल तक का आपका सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू हो जाएगा। और इसमें इसी तरीके से लंबी लंबी क्लासेस करके और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करा दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो हमारा कंटेंट था यहीं पे होता है ख़त्म। अब एक सेकेंड आप होल्ड कीजिए।